Assalamu alaikum dear students. Today we will take ozone layer depletion. जैसे कि आपने इससे पहले टॉपिक लिया था स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. So as you know that the atmosphere that divided is divided into 5 different spheres. जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा है, so there are 5 different spheres of this atmosphere, or you can say the layers of atmosphere. That is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and ionosphere. तो ये जो डिफरेंट स्फीयर्स है, इनमें से एक स्फीयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर. दिस स्ट्रेटोस्फीयर it extends up to 50 kilometer from the surface of the earth. तो अर्थ सरफेस से ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ाया है कि 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड होता है. बट जो ट्रोपोस्फीयर है, troposphere, that is this first sphere, troposphere, it extends up to 10 kilometers from the earth's surface. So this stratosphere, it extends up to 50 kilometers, but from this 10 kilometers, that is 10 to 50 kilometers from the earth's surface. अगर ट्रोपोस्फीयर से हम मेजर करेंगे, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है that it extends up to 40 kilometers from this troposphere, or we can say the tropopause. जो आपने समझा होगा उस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपॉज वो पॉइंट होता है जहां पर ट्रोपोस्फीयर लेयर एंड होती है. तो वहां से ये स्ट्रेटोस्फीयर 40 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. दिस स्ट्रेटोस्फीयर अगर हम अर्थ से मेजर करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वहां से ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. तो ये है ट्रोपोस्फीयर जो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. बट इन दिस ट्रोपोस्फीयर that is this stratosphere, or we can say this sphere, it is concentrated with this ozone gas. इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस प्रेजेंट होता है. That gas that is slightly pungent smelling and is light bluish. ये जो ओजोन है, एक तो इसकी पंजेंट स्मेलिंग होती है, मतलब कड़वापन, जो इसकी स्मेलिंग जब हम स्मेल करते हैं तो कड़वापन हमें महसूस होता है उस टाइम. और जो इसका जो कलर है दैट इज लाइट ब्लूइश. तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें ये ओजोन जो प्रेजेंट होता है, ओजोन गैस, दैट इज दिस ओजोन, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 atoms of oxygen molecules. And it is chemical formula जो है that is O3. मैंने यहाँ पर लिखा है जो O3 है, ये केमिकल फॉर्मूला है इस ओजोन गैस का. ओजोन जो है इसकी केमिकल फॉर्मूला O3 है. तो ये ओजोन जो है, दिस ओजोन it acts as an efficient filter. ये फिल्टर के जैसे काम करता है हमारे लिए, क्योंकि दिस जो ओजोन लेयर है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए एक्ट करता है एज ए फिल्टर हमारे लिए. क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इस अर्थ पे. अगर ये डायरेक्टली रेडिएशन
हमारे अर्थ पे आती तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये जो इम्पैक्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, जो इम्पैक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का है दैट इज दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, so these increases the रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, है ना। इससे स्किन कैंसर होता है, बहुत सारे स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होता है। इस तरह यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है दे कैन हार्म द इम्यून सिस्टम। इससे इम्यून सिस्टम जो है वो हार्म होता है। एंड ऑल्सो दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे कैन डैमेज द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है अर्थ पे, उनको वो डैमेज करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इसी तरह ये हार्म करता है एक्वाटिक इम्यून सिस्टम। जो एक्वाटिक लाइफ जो है उसको वो डैमेज करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, वो ये है कि स्किन कैंसर प्रॉब्लम्स आती है, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी डैमेज रहता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इसी तरह हम देखते हैं जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, प्लांट लाइफ, टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ जो है उनको भी डैमेज होता है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। कैन ऑल्सो डैमेज द टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन प्रेजेंट होता है, इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन जो लेयर है इस स्ट्रेटोस्फीयर में, दिस ओजोन लेयर इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम the impacts of these ultraviolet radiations। ये जो impacts हमने अभी देखी कि कौन कौन सा impact पड़ रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे ऊपर, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है ये ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। वी कैन से द फॉर्मेशन, अब जो ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती है या इसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है वो कैसे होती है। so the formation of, कैसे बनता है ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। Formation of this ozone molecules, it occurs by the absorption of ultraviolet radiations। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब एब्जॉर्ब होती है, जो कि सोलर रेडिएशंस है, तो उनके एब्जॉर्ब होने से क्या प्रोसेस होती है इस ओजोन के साथ। फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पर सोलर ओजोन फॉर्मेशन, सोलर ओजोन फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स जब सोलर रेडिएशंस पड़ती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती है, ये मान लो ये है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज किस पे पड़ेंगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे। सो यहाँ पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट कैन डिसोसिएट इनटू टू ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज ट्वाइस ऑक्सीजन। फिर से ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन अब ये एटम है, तो दिस ऑक्सीजन इट फर्दर रिएक्ट्स विद टू टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होके ये बनाएगा यहाँ पर ओजोन। यहाँ पर ये देखो, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है ऑक्सीजन पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन जो है ये डिवाइड होता है, दैट मींस ये डिसोसिएट होता है इनटू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
फिर से यही ऑक्सीजन, अब 2 एटम्स अब ये अलग अलग है, ऐसे मान लो आप ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ये ऑक्सीजन के अलग हो गए। तो फिर से इस एक पे, इस वाले पे ये ऑक्सीजन जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, तो ये मिक्सअप होता है इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और ये बनाता है ओजोन लेयर। हो गया ओजोन फॉर्मेशन, कैसे ये ओजोन फॉर्म होता है। ठीक है। सेकेंडली हम देखेंगे कि जो सोलर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेकंड वन, सेकंड जो है दैट इज सोलर ओजोन डिस्ट्रक्शन। अब देखना है जो ओजोन है ये कैसे डिस्ट्रक्शन इसकी होती है, दैट मीन्स कैसे डिसोसिएट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। तो हम लेंगे यहाँ पर यही ओजोन अब इस पे पड़ेंगी अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है। अब ये डिसोसिएट होके एक तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये मिक्सअप होगा किसके साथ, ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ओजोन के साथ जब ये मिक्सअप हो जाएगा देन इट विल फॉर्म द 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन का। फॉर्मेशन जब ओजोन की होती है उस टाइम यही ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, अल्ट्रावायलेट रेज के एब्जॉर्ब होने से ये ऑक्सीजन डिसोसिएट होके 2 नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो फिर से यही ऑक्सीजन जो है ये इस ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फिर ये ओजोन बनाएगा। और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन में ओजोन जो है, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये ओजोन डिसोसिएट होके ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। फिर से ये नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा ओजोन के साथ और वहां पर ये 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ऐसे रहता है कैसे ओजोन फॉर्म होता है ये, और कैसे ओजोन डिस्ट्रक्ट होता है। इट मींस लास्टली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाएगा एटमॉस्फेयर में। इस तरह से ये नेचुरली प्रोसेस है, जो नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर अगर इसी में डिस्टरबेंस आएगी, अगर कहीं पर फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली होती है ये प्रोसेस हमारे एटमॉस्फेयर में। कहीं पर डिसोसिएट भी होता है ओजोन और कहीं पर फॉर्म भी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस है ना। फॉर्मेशन भी होती है ओजोन की और डिस्ट्रक्शन भी होती है। अगर इसी में डिस्टरबेंस आएगी ना, किसी वजह से कोई ऐसी प्रोसेस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज वेरियस केमिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में ये आ जाएंगे बहुत सारे केमिकल्स। तो इनकी वजह से अगर इन प्रोसेस में डिस्टरबेंस आएगी दैट इज इन फेवर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, अगर डिस्ट्रक्शन में डिस्टरबेंस आती है दैट मीन्स वहां पर ओजोन डिसोसिएट होता है और वहीं से हमारा जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है वो कम होते हैं और एट दैट टाइम देयर ओकर्स द थिनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर। तो वहां पर वो ओजोन लेयर कम होता है जिससे हम ओजोन होल जिसे हम बोलते हैं ये हम नहीं बोलेंगे कि ये ओजोन लेयर है तो एब्रप्ट होल होगा ऐसे, ये होल ऐसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये होल है। होल हियर मीन्स कि थिनिंग होती है, कि ओजोन जो है वो कम होते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स और वहां पर वो ओजोन लेयर की थिनिंग होती है वो, ऐसे मान लो आप, ये हो गया थिनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर। टोटली होल नहीं बोलेंगे हम, दिस इज द थिनिंग ऑफ दिस ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर हम उसको प्रोसेस को हम ओजोन होल बोलते हैं, कॉल्ड ओजोन होल। तो ये फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि नेचुरली ओकरिंग प्रोसेस है। तो हमने देखा अभी क्या, अगर डिस्टरबेंस इस प्रोसेस में होगी तो उस टाइम ओजोन डिप्लीशन होगा। ठीक है। ये जो प्रोसेस है दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन and destruction of ozone naturally, है ना, क्योंकि नेचुरली प्रोसेस है। दैट टाइम इट इज कॉल्ड ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। उस टाइम हम इसको बोलेंगे इट्स द ओजोन ऑक्सीजन साइकिल।
तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है हमारे इस स्ट्रेटोस्फीयर में. So this ozone, it is measured by Dobsonometer, and it is expressed in Dobson. That is Dobson unit. Dobson unit. We can write it as DU. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसको मेजर कर सकते हैं डॉप्सनोमीटर से. और ये जो ओजोन है इट इज एक्सप्रेस्ड इन DU, दैट इज डॉप्सन यूनिट. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अगर हम 1 डॉप्सन यूनिट लेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.01 मिलीमीटर. तो ये इतनी थिकनेस होगी अगर हम 1 डॉप्सन यूनिट लेंगे. तो उस टाइम जो ओजोन लेयर की थिकनेस होगी दैट इज 0.01 मिलीमीटर. अगर हम 100 डॉप्सन यूनिट लेंगे 100 डॉप्सन यूनिट दैट टाइम it is equivalent to 1 millimeter. That means thickness. हम थिकनेस लेते हैं ओजोन लेयर की. तो ओजोन लेयर जो रहता है जो इसकी थिकनेस होती है ओजोन लेयर थिकनेस दैट इज फ्रॉम 3 to 5 मिलीमीटर. अब मान लो इतनी ही इसकी थिकनेस होती है ओजोन लेयर की 3 to 5 मिलीमीटर. अब ये यहाँ पर देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है इट्स अ वेरी डेलिकेट लेयर क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो 3 से 5 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस रहती है. तो यहाँ पर इससे हम देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है कितना इसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना. तो यहाँ पर जो ओजोन है इट्स अ गैस विच इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. तो डिफाइन हम इसको अब ऐसे कर सकते हैं ओजोन डिप्लीशन को. This ozone depletion it can be defined as wearing out or thinning of amount of oxygen, this ozone, amount of ozone in the stratosphere. That time it is called the ozone depletion. So this thinning of ये जो हम बोल रहे कि thinning of ozone layer हो रहा है this thinning of ozone layer is called ozone hole. इसी को हम ozone hole बोलते हैं. called ozone hole. हमने ये भी बोला ओजोन होल का मतलब टोटली होल नहीं होना है मतलब वहां पर कोई ओजोन मॉलिक्यूल नहीं होगा. वही मान लो कि ओजोन जो है अपनी जो इसकी थिकनेस होती है 5 मिलीमीटर तक उसमें कम होना. दैट मीन्स वो 3 मिलीमीटर तक भी रह सकता है 1 मिलीमीटर तक भी रह सकता है 2 मिलीमीटर तक भी रह सकता है. तो वहां पर थिनिंग जो हो रही है ओजोन मॉलिक्यूल्स की दैट टाइम इट इज कॉल्ड ओजोन होल. सो ये ओजोन जो है इट इज फाउंड इन ozone it is found in 2 spheres of atmosphere. 2 spheres of atmosphere. 2 spheres में ये पाया जाता है. फर्स्टली हम देखेंगे एक तो ट्रोपोस्फीयर में और दूसरा हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जो अभी हमने देखा. स्ट्रेटोस्फीयर में देखो अभी हमने देखा कि ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर. वहां पर लेयर बना दे क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन ओजोन की कहाँ होती है दैट इज इन स्ट्रेटोस्फीयर. बट कुछ अमाउंट जो है ओजोन का वो ट्रोपोस्फीयर में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मेशन होती है ओजोन की बट यहाँ पर ज्यादा फॉर्मेशन होती है इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर बनती है ओजोन की जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. तो ट्रोपोस्फीयर में जो प्रेजेंट होता है ओजोन
So the presence of ozone in this troposphere, that is bad. अगर हम ओजोन का देखेंगे ट्रोपोस्फेयर में है तो वहां पर वो बैड माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्टली हम देखेंगे इट डर्टीज आवर एयर। एक तो हमारे एयर को ये डर्टी करता है क्योंकि पोल्यूट करता है। इसका प्रेजेंस होना है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, इससे हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होता है। तो एट दैट टाइम this presence of the ozone in this troposphere, it helps in the formation of the smoke। स्मॉग फॉर्मेशन जो होती है वो इसी ओजोन की वजह से होती है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉग पे हमें अलग टॉपिक लेना है, वो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे स्मॉग फॉर्मेशन होती है, हाउ दिस ओजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉग फॉर्मेशन, वो हम अलग टॉपिक लेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि अगर ओजोन प्रेजेंट होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ एक तो ये डर्टी करता है हमारे एयर को ठीक है, और दूसरा ये स्मॉग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। So it helps in the smog formation in this troposphere। तो यहाँ देखना है कि जो ओजोन प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फेयर में, इट इज नॉट गुड टू ब्रीथ, क्योंकि ये हमें ब्रीथ भी नहीं करना है। इट इज नॉट गुड टू ब्रीथ, क्योंकि हम देखते हैं कभी जब स्मॉग फॉर्मेशन होती है तो वहाँ उस टाइम हम इनहेल नहीं कर पाते हैं एयर को, क्योंकि हमें पंजेंट स्मेलिंग उस टाइम लगती है, कड़वापन लगता है हमें इनहेल करने के टाइम। तो वहीं से हमें समझ आता है कि जो स्मॉग फॉर्म हुआ है ये ओजोन भी इसमें प्रेजेंट है, इसलिए हमें पंजेंट स्मेलिंग लगती है इसमें। तो दिस स्मॉग ओजोन इट इज नॉट गुड टू ब्रीथ। तो अब सेकंड हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में इसका होना बैड है, बट इन स्ट्रेटोस्फीयर द प्रेजेंस ऑफ दीज ओजोन मॉलिक्यूल्स इन दिस स्ट्रेटोस्फीयर इट इज गुड। अब स्ट्रेटोस्फीयर में इसका होना गुड है, वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी समझा कि क्यों जरूरी, क्यों अच्छा है हमारे लिए ओजोन का इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में होना, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस protects us from harmful ultraviolet radiation। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओजोन लेयर, इन नटशल हम बोलेंगे जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टर। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टर बनता है, और वी कैन से इट एक्ट्स लाइक सनशाइन सनस्क्रीन। जैसे हमें सनस्क्रीन का यूज करना पड़ता है फॉर आवर स्किन, तो यही ओजोन लेयर ये एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टर भी, और वी कैन से सनस्क्रीन। तो ये है प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर जो हमारे ट्रोपोस्फीयर है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो इसका प्रेजेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, खासकर स्ट्रेटोस्फीयर में, बट इट इज बैड इन दिस ट्रोपोस्फीयर, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में इसका होना बहुत ही हमारे लिए इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि उससे हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये था अबाउट दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम नेक्स्ट लेंगे कॉजेज ऑफ दिस ओजोन लेयर, वो हम कल पढ़ेंगे।